और महाराष्ट्र में हमें कहीं मार कहीं हमारी आगे की होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि पूरे भारत में वाल्मीकि समाज का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम अल्पसंख्यक फील कर रहे हैं इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर, जिसकी वजह से आज हम अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा पा रहे हैं इस राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई में। ये हमारे सबसे बड़ा आज हमारा जो विन्यास का कारण बन पा रहा है, क्योंकि हमें समझना होगा जब तक हम ऐसी छोटी छोटी सब कास्ट में बटे रहेंगे तो हमारी जातियों को अल्पसंख्यक दिखाकर अपनी जो जाति है इनकी वो उसको अपना बहुसंख्यक पैरामीटर दिखाकर वो हमेशा रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते रहेंगे। क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट इन्होंने सबसे पहले कहा कि जिसकी जनसंख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। तो आप मुझे ये बताओ कि जिस एससी की जातियों में जनसंख्या कम है क्या उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको भी पूरी आज़ादी देता है लो बेनिफिट की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की। तो आप ये बात करते हो कि जिसकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं बता देना चाहता हूँ ये नारा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए कार्य करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो जिसकी जनसंख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, ये आरक्षण पर लागू नहीं होता। आरक्षण कभी भी जनसंख्या के आधार पर दिया नहीं गया था। आरक्षण का आधार दिया गया था जरूरत पर, नीड पर और जातिवाद पर और अछूतपन पर। तो ये जो जातिवाद के जो 9 पैरामीटर लगे थे रिजर्वेशन पे, आज इस पैरामीटर पे सिर्फ हम ही खड़े उतर रहे। इनके समाज का कहीं से कहीं तक भी हमें कोई अछूतापन का हमें और रिजर्वेशन की लड़ाई के बाद जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी, जो हमारे भारत के 90% हिस्सा जो हमारे समाज का है वो अभी भी नगर निगम के कर्मचारी में लिप्त है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी अगली लड़ाई है वो 4th ग्रेड कर्मचारियों के आउटसोर्स बंद कराने की है, जिससे हमारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर 4th ग्रेड कर्मचारी में हमारा आउटसोर्स बंद हो जाएगा तो हमारे समाज के बच्चों का, जो हमारे समाज के बच्चे कम पढ़े लिखे या हमारे जो थोड़ा राजनीति के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। उसके बाद 1965 में बीएन लोकुर कमेटी आई जिसमें आइडेंटिफिकेशन का काम किया गया। जनों का आभार व्यक्त करूं, जब हम कोटा से दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो हमारे कोटा रावण जी की टीम का उनका बहुत आभार हम व्यक्त करेंगे। इन्होंने लड़ते हुए करोड़ों और हमारे लिए गर्व की बात है। अरे तो डॉक्टर ऑफिस जो नौकरी पढ़ाई करके आए और सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में हमारा काम करने का काम कर रहे हैं। आपके पास नहीं है, आप भारत सरकार के लीगल एडवाइजर रहने का काम हुआ है। रमेश बंदी ने अपना टाइटल भंगी ऐसे करके और अपना टाइटल बिना किसी शर्म के भंगी लगा करके सुप्रीम नगर ठाणी कस्बों के दिल में भी दर्शन रतन रावण जी और डॉक्टर रोपी शुक्ला जी की आवाज सुनने का काम कर रही है। उनकी चेतना के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चल रहे हैं। मुझे मालूम है हमारा समाज इतना संगठित नहीं है, बाधाएं आती है। रविशंकर साहब बाधाएं आती है, बाधाएं आती है, गिरे पड़ने की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर पत्थर यदि जमलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। अभी हम केवल सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ये चेतना जब जन जागरण में परिवर्तित होगी तो इसका स्वरूप भी बदलने का होगा और हम आगे इसका कुछ अन्य नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए गुरुदेव का हम जोरदार जयकारा लगाएंगे। दर्शन रतन रावण जी अमर रहे, दर्शन रतन रावण जी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। गुरुदेव छोटी काशी में आपका रावण जी की टीम का बच्चा बच्चा भीम का, रावण जी की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का, रावण जी की टीम का। रावण जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, रावण जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चा बच्चा भीम का, रावण जी की टीम का। रावण सच्चे संत सिपाही जिसने सूती कौम जगाई। शिक्षक
लाइन बना लें। आदरणीय कलसिया जी लाइन बना लें, गुरुदेव को मंच से, गुरुदेव को आने दीजिए। रवि जी कौन साहब, सीताराम जी बारवे साहब मंच तक लाइए गुरुदेव को। बीकानेर से भी, चूरू से भी, झुंझुनू से, सरदार शहर से, श्री गंगानगर से हमारे लाने तक की ये बड़ी लंबी जर्नी है, कम से कम 40 साल की जर्नी, 40 प्लस होगा, उससे कम नहीं। लेकिन हम तो वो जजमेंट लेकर आ गए और आप कह रहे हैं आपको आरक्षण में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। अब आपको लेना है, उस हिस्सेदारी को कैसे हासिल करना है ये अब आपकी जिम्मेवारी रहेगी। जैसे भी बताया कि आप मुख्यमंत्री को जाकर ज्ञापन देंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि आप इस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसे इम्प्लीमेंट करें, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन अब मैं आता हूँ कि ये लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो आरक्षण की भागीदारी में मैं अगर किसी को पसंद, किसी को सलाम करता हूँ तो मैं पंजाब और हरियाणा को करता हूँ। पंजाब और हरियाणा इस मामले में सबसे आगे रहा है। और मुझे याद है, अभी एक तो आपने मेरे साथी को बुलवा दिया मेरे से पहले, जो कुछ तो ना कर देंगे, कहेंगे नहीं जाएंगे, 52 डिग्री में नहीं जाएंगे। जहां चमड़ी उतर के नीचे गिर पड़े वहां नहीं जाएंगे। जहां एक पत्ता पैदा नहीं होता वहां नहीं जाएंगे। आप लोगों ने वहां जीवन पैदा किया। आप वो हैं जिन्होंने यहां जीवन पैदा किया है और संघर्ष किया है और जीवन को एक रंग भी दिया है। इस जमीन से बड़े बड़े संत औलिया पैदा हुए जिन्होंने जीवन को जैसा हद सोचते थे कठिन, वैसा नहीं, हंस के गा के रैली की। हमारा शूरवीर एकलव्य अभी बोल रहा था, अरविंद भील, उसे कह रहा हूं एकलव्य, मगर अंगूठा देना नहीं है, अब अंगूठा दिखाना है, देना नहीं अपनी बात। तो ऐसे शूरवीरों ने कई जगह बड़ी एक अंगड़ाई ली, अभी अंगड़ाई ली है। और मुझे भी अचानक राकेश जी का फोन आया कि हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और शायद 1 हफ्ता पहले आया। मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो फिर वर्गीकरण की लड़ाई किसके लिए है? वर्गीकरण की लड़ाई हम जैसों के लिए नहीं है, हम जो उम्र भोग चुके हैं हमारे लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली संतानों के लिए। और मैंने बहुत छोटी सी कॉल उनकी, और जब उन्होंने फोन किया मैंने उसके आधे घंटे बाद अपनी टिकट बुक कर दी। और ये नहीं कहा कि मेरी टिकट बुक कराओ, मुझे कमेटियों का पता होता है कि कमेटी कभी उसे पूछेगी, कभी उसे पूछेगी, कभी उसे पूछेगी। उतनी देर में ये जवाब आएगा कि वो तो वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई है ना। अब वेटिंग लिस्ट में मेरी उम्र नहीं सफर करने की। मैंने टिकट बुक कराई और इनको सीधा जवाब दिया, थोड़ी देर बाद की टिकट बुक हो गई। और मैं राजस्थान हर हालत में आऊं। एक तो आप लोगों का धन्यवाद, दूसरा धन्यवाद मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का करना चाहता हूं। उनका एक फैसला तो ठीक, जो आप सब लोग जानते हैं कि हमें जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, और राज्य सरकारें बहाना बना रही थी अलग अलग धाराओं का, और हमारे मामले में बहाने होते, संविधान नहीं रोकता, बहाने होते। मुझे वो दिन याद आ रहा जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पर जवाब दे रहे थे संविधान सभा के आगे। तो उनसे ये पूछा गया जबकि ये संविधान कैसा रहेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि संविधान कैसा सिद्ध होगा, ये जो संविधान सभा होगी, जो पार्लियामेंट होगी, ये उनकी नियत पे निर्भर करेगा कि संविधान कैसा हो। उसकी एक मिसाल बता देता हूं। 10% आरक्षण ब्राह्मणों को दिया गया। कोई देश में संघर्ष हुआ कहीं?
नहीं हुआ। कोई उसको पास करते हुए दिन लगे, नहीं लगे। एक ही दिन में प्रधानमंत्री बयान देता है और दूसरा दिन कैबिनेट में पास होकर आरक्षण दे दिया जाता है। और कोई आपका कलेक्टर बूंदी का, कोटा का, जोधपुर का कोई कलेक्टर ये नहीं कहता कि जाओ पहले लेटर ले आओ फिर दूंगा। आपको कहेंगे अभी जब राज्य सरकार पास भी कर देगी ना आपकी, तब भी कई अधिकारी ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे लेटर नहीं आया। वो जो लेटर नहीं आया उन्हीं के लिए कहा अरविंद ने कि तीसरा जो हमारा कदम होता है ना कि पहला आवेदन, दूसरा निवेदन, और मैंने भी आज लिखा प्रेस नोट में कि अभी तो हम कर रहे हैं धन्यवाद रैली और फिर करेंगे प्रचंड रैली, और हमसे ज्यादा प्रचंड कोई कर नहीं सकता। हम वो हैं जिनका नौजवान कई बार सीवर में उतरता है और उसको बचाने भी दूसरा हमारा ही जाता है, चाहे अंदर रह जाए, है कि नहीं है? हम वो हैं जिनका बुजुर्ग, नौजवानी नहीं, जिनका बुजुर्ग सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का शीश लेने अकेला जाता है, अकेले। हम वो हैं जब महाभारत का युद्ध लौटकर जीतकर बल्कि अर्जुन वापस आ रहा था, कटे हुए अंगूठे वाले ने उस वक्त अंगूठा कट चुका था एकलव्य का, कटे हुए अंगूठे वाले एकलव्य ने आके फिर अर्जुन को घेरा, कह रहा मुकाबला कर। वो छल था, गुरु के भेष में एक छलिया आया था, अब सामने मुकाबला कर, मेरा अंगूठा भी नहीं है। मगर कहते हैं कि इतिहास कौन लिखता है? इतिहास लिखते हैं जो जीत जाते हैं। जो हार जाएं उनको चंडाल लिखा जाता है, उनको भंगी लिखा जाता है, उनको शूद्र लिखा जाता है, उनके लिए कुछ भी कहा जा सकता है, उनके अच्छे नामों को बुरा भी बनाया जा सकता है। और इतिहास लिखते हुए सूरदास पता क्या लिखते हैं इस घटना पे? वो कह रहे समय की बात है, समय बहुत बलवान, वही अर्जुन, वही गोपियां, वही धनुष, वही बाण। कह रहे समय बलवान था, भाई समय कोई बलवान नहीं होता। अगर पोथियों में से समय देखना है कि शुभ मुहूर्त कौन सा है, तो जब कोरोना आया था पूरी दुनिया में, ज्योतिषियों ने क्यों नहीं बताया कि कोरोना आने वाला है? क्यों सारे मंदिरों को ताला लग गया था? सारे पादरी और कादरी सारे भाग गए थे। शुभ कोई नहीं होता। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, जब उनसे पूछा भारद्वाज ने कि सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जवाब था कि जिस वक्त तुम्हारे मन में मेहनत का विचार आ जाए कि तू मेहनत करने के लिए तैयार है, तू पुरुषार्थ के लिए तैयार है, तू संघर्ष के लिए तैयार है, सबसे सर्वोत्तम समय वो है। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म की तिथि निकालो। अब तो आपके पास मोबाइल है ना, डेट भरो, 14 अप्रैल 1891। चलो ये ना भरो, देश की आजादी का दिन भर लो, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को ना पूर्णमासी थी, ना कोई दूसरा कोई शुभ अवसर था, तब भी देश आजाद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? किसी पंडित ने डेट निकाली थी? नहीं, ये भी एक गुलामी है। घर आप बनाते हो, बच्चे को पालते आप हो, शादी की डेट पूछते पंडित को जाते हो। ये आज क्यों जोड़ रहा हूं मैं आज इसलिए जोड़ रहा हूं कि मेरे से पहले भंगी जी बोले, उन्होंने भी ये बात उठाई कि अगर वर्गीकरण लेना है तो शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, पढ़े लिखे बच्चे लाने पड़ेंगे। यही बात अरविंद ने कही।
कि अगर अलग भील स्थान बना ले तो वहां का डीएम कौन होगा, एसपी कलेक्टर कौन होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, याद करो, दिमाग पे जोर दो। शादियां किन दिनों में आती हैं? बेटे हट जाओ, चाय वाय ले जाओ, अभी हट जाओ बिल्कुल। याद करो, जनवरी और फरवरी में शादियां आएंगी जिन दिनों बच्चों के पेपरों की तैयारी होनी होगी। कह रहे ना मेरे पढ़े या ना तेरे पढ़ने दूंगा। करते कि नहीं करते? और ये कौन रोकेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका, ये किसी राज्य सरकार ने नहीं रोक रहा। ये रिवाज आपने बनाए हैं। आप में से चौधरी हैं, आप में से पंचायतें हैं जिन्होंने रिवाज बनाए हैं, और आपने ही बदलने हैं और बदलने पड़ेंगे। जिन दिनों में बच्चों के पेपर हो, शादी तो शादी, मैं कहता हूं बच्चे का बर्थडे भी आ जाए तो उसे को बेटे 1 महीने बाद मनाएंगे, 1 महीने बाद मनाएंगे, बच्चे की पढ़ाई खराब नहीं होने देंगे। मुझे याद आ रहा बीकानेर की एक बेटी, जब मैं फर्स्ट टाइम बीकानेर आया था, वहां का एक बड़ा पढ़ा लिखा परिवार है। जी अगर फट जाओ इधर आ जाए, जाने दो। जिंदाबाद जिंदाबाद वाल्मीकि एकता जिंदाबाद 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 वंचितों का नारा है, आधा भाग हमारा है, वंचितों का नारा है, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, वंचितों का नारा है, आधा भाग आरक्षण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हम हमारा हक मांगते वंचितों का नारा है, हमारा है। हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते, आरक्षण नहीं कराएंगे, आरक्षण नहीं कराएंगे, हम अपना हक मांगते, एक मिनट आगे
आधा भाग हमारा है। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अलग वर्गीकरण का फैसला दिया कि रिजर्वेशन के बीच में से रिजर्वेशन दी जा सकती है, उसको लेके पूरे देश में जो वंचित समाज है, आदिवासी समाज है, वो सारे के सारे अपना पहला कदम, अपना पहला फर्ज मानते हुए राज्य के सरकारों को, केंद्र सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे हैं कि उन्होंने हमारे पक्ष में एक फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने हमारे पक्ष में लिख के दिया, मगर साथ ही साथ हम इस मेमोरेंडम से ये भी अपील कर रहे हैं कि जल्दी से लागू किया जाए। जो आज धन्यवाद रैली है, अगर इसे लागू नहीं किया गया तो यही रैलियां प्रचंड रूप धारण करेंगी। अप्रैल सन 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6-1 में जो फैसला दिया कि आरक्षण में वर्गीकरण हो, और उस वर्गीकरण को लेकर आज वंचित वर्ग ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका धन्यवाद दिया, और महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है पूरे वाल्मीकि समाज और वंचित समाज ने कि ये वर्गीकरण का फैसला जल्द से जल्द लागू हो। रूप में है SC ST को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसके निमित्त है, और अभी तो ये शांतिपूर्ण रैली ही है। आगे अपने हक के लिए लगे रहेंगे, आधा भाग हमारा है तो वो लेके ही रहेंगे। सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें, मातृशक्ति भी, युवा भी, और हमारे जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो भी, सभी हर व्यक्ति मतलब जी हाँ, न्यायालय का आभार जताने के लिए ही। और ये हमारी जो मुहिम छिड़ी है इसको आगे से आगे ऊपर तक पहुंचे और सभी लोगों को अपना अधिकार मिले। जय हिंद, जय भारत। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।